आज के वीडियो में हम आम आदमी पार्टी के जो 7 राज्यसभा एमपी बीजेपी में शामिल हो गए उनके डिस्क्वालिफिकेशन के रूल के बारे में जानेंगे। उनका प्रेजेंट स्टेटस क्या है और क्यों सिर्फ 7 राज्यसभा एमपी ही बीजेपी में गए, उसके पीछे भी रीजन जानेंगे। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल में एक लॉ है जिसका नाम है एंटी डिफेक्शन लॉ। अब डिफेक्शन क्या होता है? मान लीजिए कोई नेता एक पार्टी से चुनाव जीतकर राज्यसभा मेंबर बन गया, लेकिन वो किसी दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो उसे डिफेक्शन बोलते हैं। वो डिफेक्टिव हो गया, उसकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी, वहाँ पे नए चुनाव होंगे। लेकिन अब इस डिफेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए ही एक लॉ बनाया गया है जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं। इसमें क्या डिसाइड किया गया है? एक रूल बनाया गया है जिसके अकॉर्डिंग अगर किसी पार्टी के एमपीज और एमएलएज मोर देन 2/3 नंबर ऑफ द मेंबर्स अगर दूसरे पार्टी में चले जाते हैं तो डिफेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा। यानी कि 66.67% से कम लोग अगर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो ही ये डिफेक्शन ट्रिगर होगा। अगर 67% से ज़्यादा दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट नहीं होगा। अब करंट केस में देखते हैं, राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की कितनी स्ट्रेंथ थी? 10। अब 7 एमपी चले गए तो कितना परसेंटेज एमपी दूसरी पार्टी में चले गए? 70%, विच इज मोर देन 66.67%। इट मीन्स डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट नहीं होगा। अगर 7 लोगों से कम एमपी बीजेपी में जाते तो सबके सब डिस्क्वालीफाई हो जाते, उनकी सीट वैकेंट होती और री इलेक्शन होते। अब हम ये जानेंगे कि क्या राज्यसभा के प्रेसिडिंग ऑफिसर को, मतलब जिस भी हाउस का, चाहे वो राज्यसभा है, लोकसभा है या फिर किसी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है, जिससे रिलेटेड एमपी और एमएलए दूसरी पार्टी में गए हैं, जिनसे रिलेटेड डिस्क्वालिफिकेशन की अपील की जाती है, उस हाउस के चेयरमैन के पास, उस हाउस के प्रेसिडिंग ऑफिसर के पास राइट रहता है कि वो उसको डिस्क्वालिफिकेशन दे या ना दे एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। सो क्या 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइम लिमिट दी गई है कि जिसके अंदर हाउस के प्रेसिडिंग ऑफिसर को डिसाइड करना ही है कि ये जो पर्सन दूसरी पार्टी में गए हैं वो डिस्क्वालीफाई हो रहे नहीं हो रहे? नहीं, इस शेड्यूल में ऐसी कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है। इसी का एक डिसएडवांटेज है कि कई बार प्रिजाइडिंग ऑफिसर काफ़ी लंबे टाइम तक उस डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन पे बैठे रहते हैं, कोई जवाब नहीं देते हैं। अब राज्यसभा के केस में प्रेसिडिंग ऑफिसर होता है इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट। तो इस केस में आम आदमी पार्टी राज्यसभा के प्रेसिडिंग ऑफिसर यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं डिस्क्वालिफिकेशन की पिटीशन लेके। जो कि राज्यसभा का प्रेसिडिंग ऑफिसर है वो एज पर रूल, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको विद इन टाइम लिमिट डिसीजन लेना चाहिए, बट टाइम लिमिट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात आती है जुडिशियल रिव्यू की। क्या ये आम आदमी पार्टी कोर्ट को अप्रोच कर सकती है? देखिए, कोर्ट को अप्रोच तो कर सकती है, लेकिन उसके लिए पहले राज्यसभा के प्रेसिडिंग ऑफिसर का डिसीजन उनके हाथ में होना चाहिए। उस डिसीजन के अगेंस्ट में वो जुडिशियल रिव्यू यानी कोर्ट के पास जा सकते हैं, उससे पहले नहीं जा सकते। अब जो टाइमलाइन डिसाइड नहीं की गई है कि कितने टाइम में प्रेसिडिंग ऑफिसर को डिसाइड करना है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया है अपना। सुप्रीम कोर्ट भी कोई टाइमलाइन डिसाइड नहीं कर पाया, बट उसने ये बोला है कि किसी भी प्रेसिडिंग ऑफिसर को विद इन अ रीजनेबल टाइम फ्रेम ही डिसीजन ले लेना चाहिए ताकि जस्टिस बना रहे। अब हम कुछ रिसेंट केसेस और देख लेते हैं जिसमें कि ऐसा डिफेक्शन हुआ था। जैसा कि अभी आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा एमपी बीजेपी में गए। 2020 में महाराष्ट्र में शिवसेना के एमएलए बीजेपी में चले गए थे। 2020 में मध्य प्रदेश में इंडियन नेशनल कांग्रेस के एमएलए बीजेपी में चले गए थे। वेस्ट बंगाल के करंट और प्रीवियस इलेक्शन के टाइम पे काफ़ी एमएलए टीएमसी से बीजेपी में चले गए थे। आसाम के अंदर भी पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के एमपी एमएलए बीजेपी में चले गए थे। तो इन सब के ऊपर एज पर द एंटी डिफेक्शन लॉज टाइम टू टाइम डिसीजन लिया गया है। थैंक यू वेरी मच।